हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है द अर्ली स्टेट, आज हम उसके बारे में पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद ये राज्यों की शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से राज्य बनते हैं, ठीक है, और उन सभी राज्यों में से कितने राज्य बनते हैं, उनमें से सबसे पावरफुल राज्य कौन सा था। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इस चैप्टर से आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें 3 मार्क का क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें आपके 8 मार्क का क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है द अर्ली स्टेट। ठीक है, उसका नाम क्या है? द अर्ली स्टेट। क्लियर? द अर्ली स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम चीजों को जानते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और जो भी आपको डाउट होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो स्टार्टिंग होती है कहां से? आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद, ठीक है, और नए राज्यों की शुरुआत होने से पहले। अब ये बीच में जो टाइम पीरियड था, ठीक है, बीच का जो टाइम पीरियड था यानी कि 1500 साल का जो गैप था, इन 1500 साल में कोई भी किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, है ना? क्वेश्चन आता है ना कि क्या 1500 सालों में किसी तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या जो है इंसानों ने बिल्कुल ही मतलब डेवलपमेंट करना बंद कर दिया था, या इंसान ही वहां पर आना बंद हो गए थे? कैसे क्या हुआ था, सारी चीजें वो यहां पर जानने वाले हैं। तो कहते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पेन 1500 ईयर्स देयर वर द सेवरल डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, लेकिन 1500 सालों में जो डेवलपमेंट हुई, ठीक है, अब वो कैसी डेवलपमेंट थी? सबसे पहले क्या था कि इन 1500 सालों में ऋग्वेद को कंपोज किया गया। ठीक है, सबसे पहली बात, जो कि हमारे वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है, ओल्डेस्ट वेद माना जाता है किसको? ऋग्वेद को। ठीक है, तो इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में जो भी पूरा का पूरा ये जो सिविलाइजेशन थी, कौन सी? हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेटेड थी। तो उसके खत्म होने के बाद में इंदस रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में लोगों ने बैठ करके, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने बैठ करके ऋग्वेद को कंपोज किया। ठीक है, तो ये 1500 ईयर्स के दौरान हो रहा था, सारी चीजें इस तरह की डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है ना, तो इस डेवलपमेंट के थ्रू क्या हो रहा था कि जो है काफी जो है लोग यहाँ पर आकर सेटल्ड होने लगे थे। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि वो एग्जाम्पल क्या है कि हड़प्पा का जो डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, डिक्लाइन होने के बाद, ठीक है, डिक्लाइन होने के बाद क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन होने के बाद 1500 ईयर्स में, यानी कि 1500 ईयर्स के दौरान क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये हुआ था ऋग्वेद को, ठीक है, ऋग्वेद को कंपोज किया गया। ठीक है, ऋग्वेद कंपोज्ड। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात ये कि जो भी वहां पर लोग आकर रहने लगे थे, ठीक है, अब ये इतनी, फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। अब लोग वहां पर डिक्लाइनेशन के बाद कहीं ना कहीं से तो बिगनिंग होगी ना, कहीं ना कहीं से तो रीस्टार्टिंग होगी उसकी। अब लोग आकर कहीं कहीं जो है कबीलों में रहने लगे। ठीक है, इस तरह से कबीलों में रहने लगे। क्लियर हो गई? अब इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन लोगों को संस्कृत में कहा जाता है जन। क्या कहा जाता है? जन। और जन का मतलब क्या होता है? पीपल। समझ में आ गई? ठीक है, ये लोग आकर जो वहां पर सेटल्ड होंगे, उनके खत्म होने के बाद, हड़प्पा के लोगों के खत्म होने के बाद, पूरी डिक्लाइन होने के बाद, लोग अब आना वहां पर आकर के सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो इन्हीं लोगों को क्या कहेगा? जन कहा जाएगा। संस्कृत में इसको जन कहा जाता है। ठीक है, अब जन जो है वो क्या बनाएंगे? लोग अपना ग्रुप बनाकर रहेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ द पीपल क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ द पीपल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जनपद। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अब जो है अकेला इंसान तो कोई ट्राइब नहीं बना सकता है ना, कोई बस्ती, कोई कबीला नहीं बना सकता है। तो ग्रुप ऑफ जो पीपल होंगे वही आकर के बस्ती बनाएंगे। तो छोटे छोटे ये जो ग्रुप में लोग रहने लगे थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जनपद। क्या कहा जाता है? जनपद। बात समझ में आ गई? जन से क्या बना? जनपद। लोगों का ग्रुप, एक पर्सन को, एक लोग को क्या कहते हैं? जन कहते हैं। ठीक है, लोगों को क्या कहते हैं? जन कहते हैं। जन का ग्रुप यानी कि पीपल ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल या पीपल ग्रुप मतलब लोग जो है ग्रुपिंग में रहने लगे थे, उनको क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जन से क्या बना? जनपद बन गया। अब ये क्या होगा? इस जनपद को गवर्न करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो हेड रहा होगा।
जो इस पूरे कबीले का सरदार होगा, कोई ना कोई तो होगा ना। अब इस सरदार के मन में आती है कि यार क्यों ना मैं इस जनपद को अपने जनपद में मिला लूं। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक करके इसको जीत लिया इसने, और जीतने के बाद इसका क्या हो गया, ये एरिया इसका बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वो क्या करेगा, जब मैं इसको जीत सकता हूं तो मैं इसको भी जीत सकता हूं, मैं इसको भी जीत सकता हूं। धीरे धीरे क्या, उसकी एक लालसा बढ़ती चली जाएगी, उसकी एक चाह बढ़ती चली जाएगी कि जो है अब उसके पास एरिया एक्सपेंशन होने के साथ साथ में उसके पास पावर भी आने लगी है, पॉलिटिकल पावर भी आने लगी है। लैंड का एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे धीरे उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने आसपास के जनपदों को जीत लिया था। अब ये जो इतना बड़ा इसने ये जो अपना जनपद बना लिया है, यही बाद में जाकर क्या कहलाएगा, महाजनपद। समझ में आ गई? जन से बना जनपद, ठीक है, जन से क्या बना, जन से बना जनपद, जन से क्या बना, जनपद, और जनपद से क्या बना, महाजनपद। ठीक है, जनपद से क्या बना, महाजनपद। समझ में आ गए? जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। ठीक है, तो ऐसे ही एक या दो नहीं होंगे, पूरे कितने होंगे, 16 महाजनपदाज होंगे। ठीक है, अब आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और जनपद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब एक छोटा एरिया लगा लो। ठीक है, कोई भी एरिया लगा लो, छोटा एरिया लगा लो, तो इसको हम सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, सिटी बोल सकते हैं। फिर ये क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और फिर ये क्या हो गया, ये आपका स्टेट हो गया। ठीक है, और जो एम्पायर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उस एम्पायर को बोलेंगे हम कंट्री। उसको क्या बोलेंगे हम, कंट्री। कहने का मतलब ये कि आज के टाइम में, आज की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो जन है वो क्या कहलाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ द जन। तो ग्रुप ऑफ द जन कहां पर रहते हैं, लोग गांव में भी रहते हैं, लोग सिटी में भी रहते हैं, टाउन्स में भी रहते हैं। ठीक है, तो आप ये जन उस टाइप का आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनपद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। ठीक है, आज का डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो वो हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो स्टेट बन जाएगा। बहुत सारे स्टेट जब मर्ज हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कंट्री बन जाएगा। आई होप यहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। यहाँ पर पीछे क्या कहता है, अभी देखो हमने यहाँ कहा गया कि ऋग्वेद को कंपोज किया गया। ऋग्वेद का टाइम पीरियड पूछा जाता है कि ऋग्वेद को कब कंपोज किया गया था, 1500 टू 1000 BCE। ठीक है, 1500 टू 1000 BCE में इसको कंपोज किया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद को कब कंपोज किया गया, 1500 टू 1000 BCE के दौरान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि जेम्स प्रिंसेप। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ये एक ऐसे ऑफिसर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मिंट करने का काम किया करते हैं। ठीक है, तो मिंट क्या होता है कि जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स के ऊपर किसी राजा की फोटो अगर मिंट करनी है, छापनी है, या उस पर कुछ लिखना होता है, तो इस तरह का काम ये जेम्स प्रिंसेप किया करते थे। तो हजारों साल पहले, यानी कि जब महाजनपदाज बने, ठीक है, अब राजाओं ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सिक्कों को जारी किया था, और उन सिक्कों पर अपनी फोटो छपवाई थी, उन सिक्कों पर कुछ ना कुछ लिखवाया था, उनका नेम होगा, उनका डेजिग्नेशन होगा, कुछ तो लिखा होगा ना। तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट इसमें यूज की गई है, तो नहीं समझ आ रहा था। तो जेम्स प्रिंसेप ऐसे पहले इंसान थे, ऐसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे जिन्होंने दो स्क्रिप्ट को, जिसका नाम है ब्राह्मी और खरोष्टी, इन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का काम किया। कहने का मतलब जो पहले जितने भी सिक्के इनको मिले, ठीक है, एग्जीबिशंस के दौरान, ठीक है, तो उन सिक्कों पर क्या लिखा था वो किसी की समझ में नहीं आया, तो इन्होंने वो सबसे पहले वो महारत हासिल करी सिक्कों को पढ़ने में। ठीक है, कि ये चीज ये लिखी हुई है। हालांकि काफी इसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, काफी सारे इनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, बट एटलीस्ट फाइनली क्या हुआ, ये सक्सेस हो गए, और उस पर क्या लिखा था कॉइन्स पर, इन्होंने दुनिया को बताया। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स को, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, जिसमें कि इस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती थी। अच्छा, इसको लैंग्वेज मत कर देना, ये स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग होती है। स्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज को लिखने का तरीका बताती है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्या मैंने मान लो लिख दिया यहां पर सीता, ठीक है, अब स पर ई की मात्रा क्यों आई, त पर आ की मात्रा क्यों आई, ठीक है, ये कौन बताती है, ये बताती है हमें स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या बताती है हमें, ये स्क्रिप्ट बताती है कि लिखना कैसे होना चाहिए। क्लियर? कहने का मतलब रूल्स क्या होने चाहिए, इसके ऊपर ये मात्रा होनी चाहिए, ये ऐसे लिखना चाहिए, तो ये स्क्रिप्ट सारा हमें बताती है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है, ठीक है, और
इसी तरह से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि गुरुमुखी होती है ना, वो किसकी वो है, स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज की है वो आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो मोस्ट ऑफ द मेंशन अ किंग रेफर टू अ पियदासी, तो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंस्क्रिप्शंस को किसने, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन होता है कि किसी भी हार्ड सरफेस पर, ठीक है, किसी भी हार्ड सरफेस पर, मतलब कोई शिलालेख लगा लीजिए, ठीक है, बड़ी बड़ी कॉपर प्लेट्स होती हैं उन पर लगा लीजिए। तो राजा क्या करता था, इन पर कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो अपनी प्रजा को कन्वे करवाने के लिए इन पर लिखवा देते थे, ठीक है। और फिर उनको लिखवाने के बाद रीडर जब उनको पढ़ते थे तो उससे राजा का मैसेज उनको कन्वे हो जाता था, उनको पता चल जाता था कि राजा के ये विचार हैं। तो उन्होंने काफी सारे इंस्क्रिप्शंस को और कॉइन्स को जो है वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनको एक चीज मिलती है जो ज्यादातर उनको पढ़ने में आती है। किसी राजा ने अपने आप को पियदस्सी और जो है वो देवपिया लिखवाया हुआ है। पियदस्सी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। जब इस पियदस्सी को रीड किया गया, समझा गया, ठीक है, तो एक एक वर्ड के मीनिंग को समझा गया, तो इसका मतलब निकाला गया, इसका मीनिंग क्या निकला, प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी कि जिसको देखकर खुशी मिलती हो, ठीक है, जिसको देखकर खुशी मिलती हो। आपको भी किसी न किसी को देखकर खुशी मिलती होगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही पियदासी, एक किसी भी पर्सन ने अपने आप को पियदासी, बार बार अपना नाम पियदासी लिखवाया, और पियदासी का मतलब यहां पर बताया गया प्लीजेंट टू बी होल्ड। देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर्ड अ किंग और अशोका। ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, फिर बाद में पता चला कि ये तो अशोक ने अपने आप को अशोक ना लिखवा करके पियदस्सी और देवपिया लिखवाया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, ये अभी मैंने सारा बताया आपको, ठीक है। द अर्ली स्टेट, ठीक है, तो 16 महाजनपदास के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? 16, अभी मैंने पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दिया था ना, किस तरह से जनपद बने, फिर महाजनपद बनते हैं, ठीक है, किस तरह से स्टेट बनते हैं। क्लियर हो गया? अब ये कितने स्टेट बनते हैं, तो टोटल ऐसे 16 महाजनपदास बनते हैं, जिनको आज की भाषा में स्टेट बोलते हैं। 16 महाजनपदास जो कि बहुत पावरफुल बनते हैं, ठीक है। अब उनमें से भी हम दी बेस्ट वन निकालेंगे, राइट। तो 6th सेंचुरी बीसी इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर, बच्चे ये भी पूछा जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन में कि कौन सी सेंचुरी में एक मेजर, इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, तो वो कौन सी सेंचुरी है, 6th सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट, तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में दोनों में ही इन 16 महाजनपदास के बारे में मेंशन किया हुआ है, राइट। तो इनका वर्णन भी हमें इन दोनों की बुक में मिलता है। इनको कहा जाता है महाजनपद। क्या कहा जाता है? महाजनपद, ठीक है ना। तो जनपद मीन्स, अभी मैंने क्या बताया, जनपद मीन्स अ लैंड वेयर द जन किसको कहते हैं? पीपल को, ठीक है। क्लान एंड द ट्राइब, ठीक है, तो जो भी होते हैं, तो ग्रुप ऑफ द पीपल क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। और वो जनपद फिर महाजनपदास में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो अपने लैंड का एक्सपेंशन कर लेते हैं, ठीक है, अपने एरिया को बढ़ा लेते हैं, और साथ साथ में उनके पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है उनके हाथ में, ठीक है। तो सेट द फुट सेटल्स, ठीक है, तो इट इज जो आकर वहां पर सेटल्ड हुए थे, तो उनको क्या कहा जाता है? जन कहा जाता है। इट इज द वर्ड यूज इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। तो ये जो जन वर्ड है ना, ये संस्कृत में भी यूज किया जाता है और प्राकृत भाषा में भी यूज किया जाता है। नाउ मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर रूल्ड बाय द किंग। अब ये जो जितने भी महाजनपदास बने, कितने महाजनपदास बने, मान लीजिए अभी हमें नहीं पता, अभी हम अननोन है कि कितने महाजनपदास बने, कितने राज्य बने, ठीक है। तो उन राज्यों में क्या होता था कि एक किंग होता था उसको रूल करने के लिए। जैसे मैंने भी बताया ना कि कबीले होते थे, छोटे छोटे जो है ग्रुप्स होते थे, उन ग्रुप्स पे एक हेड होता था, उन कबीलों का एक सरदार होता था, तो वो सरदार से काइंड ऑफ किंग, ठीक है। तो ये किंग होते थे विच सम नोन एज द घाना एंड संगा वर ओलिगेचीज, ठीक है। तो उसका एक हेड होता था जहां पर उनको घाना और संगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, जैसे आगे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे ना, वो थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, तो जो लॉर्ड महावीरा थे या गौतम बुद्ध जी थे, वो भी संघ से ही बिलोंग करते थे, संघ से ही बिलोंग करते थे, तो वो बताएंगे। उनके फादर जो थे वो भी किसी क्लान के चीफ थे। क्लियर? तो ओलिगेची क्या होता है? जहां पर एक राजा की पावर अपने मिनिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? ओलिगेची कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि मान लो एक
कोई भी राजा हो गया तो उसको एडवाइस करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे, किसी को प्रधान सेनापति बना दिया, किसी को आर्मी का कमांडर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को। तो पर्टिकुलर राजा एक इतना बड़ा जो है वो साम्राज्य होगा, एम्पायर हो गया, वो नहीं संभाल सकता है। तो पूरे उसको अच्छी तरह से संभालने के लिए कि सारी चीजें ठीक प्रकार से चलती रहें, तो वो अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। उसको क्या कहा जाता है? ओलिगार्चीज कहा जाता है, वेयर द पावर वाज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। ठीक है, क्लियर है? तो वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है कि ईच महाजनपदास हैड अ कैपिटल, हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी। स्टेट आप देख रहे हो ना, तो अपने यहाँ हर स्टेट की और एक अपनी कैपिटल होती है। कैपिटल क्यों बनाई जाती है? कैपिटल इसलिए बनाई जाती है कि अगर मान लो कोई भी बाहर से आउटसाइडर होता है, ठीक है, और उसको कहीं कहीं पर राजा मतलब मीटिंग करनी होती है, तो वो राजा को कहाँ ढूंढेगा? ठीक है, वो कहाँ ढूंढेगा उसके हेड को? तो उसके पर्टिकुलर एक पैलेस होता है, एक पर्टिकुलर सेटलमेंट होता है, कहां पर होता है? वो उनकी कैपिटल में होता है। और वहीं से ही जो रूल रेगुलेशंस बनते हैं वो पूरे उसके राज्य में, पूरे उसके देश में जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज भी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पर्टिकुलर मेन सेंटर में होता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। क्लियर? अब क्या होता है कि ईच महाजनपदास हैड अ कैपिटल व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। अब ये जो कैपिटल होती है ना, इसको फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड का मतलब होता है बड़ी बड़ी दीवारों से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई भी बाहर से एनिमी आकर इसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि सबको पता है कि इस कैपिटल में राजा रहता होगा, और कोई दुश्मन राजा होता है वो क्या करेगा? उस पर अटैक करके उसको मार गिराएगा, उसके राज्य को अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फोर्टिफाइड किया गया था। ठीक है, चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन करके उसको प्रोटेक्ट किया गया था। 16 महाजनपदास, तो ये है सारे 16 महाजनपदास। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपके 16 महाजनपदास है, ध्यान से देखना इनको। कुरु, ठीक है, क्या है? कुरु है, गांधार है, कंबोज है, ठीक है, मत्स्य है, सूरसेन है, फिर अवंती, चेदी, वत्स, ठीक है, फिर मगध है जो कि सबसे पावरफुल महाजनपद कहलाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि क्यों कहलाएगा। ठीक है, फिर अंगा है, ठीक है, फिर वैदई है, ठीक है, उसके बाद काशी है, कौशल है, मल्ला है, ठीक है, और अश्मक है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके 16 महाजनपदास हैं। ठीक है, जो कि 600 BC से 300 BC के उसमें इमर्ज हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका पूरा का पूरा बताया गया है मैप में। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है मैप में तो आपको मगध की लोकेशन पूछी जाएगी। ये आपका मगध है, यानी कि आज का बिहार जहां पर है ना, वो पहले मगध कहलाता था। बिहार तो पता होगा आपको, तो बस वहां पर मगध आप वो कर देना। ठीक है, लिख देना। क्लियर? अब ये कुरु देख रहे हो ना, तो ये कुरु वही कुरु है जिसमें कौरव और पांडव, जिसमें कौरव और पांडव जो है इसी उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, इसी महाजनपदास से। क्लियर? चलिए, तो ये हैं 16 महाजनपदास। अब आगे की टर्न करते हैं। आगे क्या समझते हैं हम? द अर्लीस्ट स्टेट। ठीक है, 16 महाजनपदास। अब इस 16 महाजनपदास में हम लोग देखने वाले हैं क्या? Although the list vary some of the, अब ये कौन कौन से मैंने महाजनपदास बताए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल, गांधार, अवंती अक्कड़ फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कुछ 16 महाजनपदास में से ये कुछ ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली अदर्स के थोड़े से पावरफुल थे। और इनमें से अब अगर दी बेस्ट निकाला जाए, मतलब मोस्ट पावरफुल बताया जाए, तो ये आ जाएगा मगध। क्लियरली दीज वर अमंगस द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास। तो ये यहां पर क्लियरली बता दिया गया है कि ये वो महाजनपदास थे जो कि मोस्ट पावरफुल थे। ठीक है ना? क्लियर? तो बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच एज घानास। ठीक है, तो ये भी इन्हीं घानास से बिलोंग करते थे, मतलब इन्हीं महाजनपदास से। ठीक है, तो इन सम इंस्टेंस एज दिस केस द वज्जी संघा। ठीक है, अब जो वज्जी महाजनपद आप देख रहे हो ना, द राजा प्रोबेबली कंट्रोल द, तो वज्जी का जो राजा होता था, कुछ केसेस ऐसे बताए गए हैं कि राजा होता था, उसको बोला गया था कि तुम्हें टैक्स को, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके उसमें राज्य में, तो उसके बिहाफ पर वो टैक्स इंपोज किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कंट्रोल द रिसोर्सेज सच एज द लैंड कलेक्टिवली, रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट द टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। इनसे क्या करेगा? वो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, फार्मर्स है तो उसके खेतों में कितना अनाज हुआ, तो उसके बिहाफ पर वो उस पर टैक्स इंपोज कर दिया करता था, रेवेन्यू लेकर आता था कि तुम्हें अपने टोटल प्रोडक्शन का इतना % जो है वो राज्य को देना है।
ठीक है। ऐसे ही जो ये होते थे आपके ट्रेडर्स होते थे, कल्टीवेटर्स होते थे या फिर आर्टिशंस होते थे, तो इन पर सब पर टैक्स इंपोज किया गया था और इतना परसेंट उनको राज्य को देना ही देता था। आज भी तो होता ही है ना ऐसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, तो ये सारा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और गवर्नमेंट उनको अपने सिटीजन्स के वेलफेयर में ही अपने अपने मतलब अच्छे अच्छे काम करने के लिए ही उस पैसे को यूज करती है। तो पहले भी यही होता था और आज भी यही होता है। ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट अमंगस द 16 महाजनपदा दैट इज मगध। इन सब में से ये जो मगध है ये सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है। इसके पावरफुल होने के क्या क्या रीजंस थे, ठीक है, तो यहां पर ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। मगध कहां पर है, कहां पर है मगध? ये रहा आपका मगध। ठीक है। मैंने क्या कहा था, आज का बिहार और पहले का मगध। ठीक है। तो बिटवीन द 6th to 4th century BC मगध इन प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। तो ये जो 6th से 4th सेंचुरी के बीच में इन सभी, देखो 16 थे, 16 महाजनपदास में से कुछ हमने जनपदास देखे जो पावरफुल थे, उनमें से भी मोस्ट जो पावरफुल था वो ये क्या था, मगध था। तो ये मगध जो है इतना पावरफुल कैसे बना, इसके कुछ बहुत ही जो है मेन पॉइंट्स हैं इसके राइज होने के, इसके पावरफुल होने के। सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो क्या है, प्रोडक्टिव। इसकी जो सॉइल थी, इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, यानी कि जहां पर ये था उसमें उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता था। फसल बहुत अच्छी होती थी, जितनी फसल अच्छी होगी राजा के पास उतना ही रेवेन्यू आएगा। ठीक है। और रेवेन्यू आने के बाद जितना भी सरप्लस होता था, एक्स्ट्रा होता था, वो बाहर कहीं दूसरे महाजनपद में, दूसरे स्टेट में उसको एक्सपोर्ट कर दिया करता था, तो वहां से भी पैसे आता था। तो एक तो पहला रीजन ये कि इसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। दूसरा है कि ये इसमें आयरन माइंस बहुत थी। तो प्रेजेंट डे झारखंड, तो झारखंड और बिहार पहले एक ही थे, ठीक है, तो आजकल आप देख रहे हो ना झारखंड अलग हो गया है। तो इसमें क्या था कि मगध में आयरन माइंस बहुत थी। इससे पहले हमने जो हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ी थी, हड़प्पा के लोगों को आयरन नहीं पता थी कि आयरन जैसी भी कोई मेटल होती है, कभी इसको यूज नहीं किया, बल्कि पहले था ही नहीं। ठीक है। ये तो बाद में जो है वो इनका पता लगाया जाता है, और जब पता चल जाती है, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है मगध के पावरफुल होने का कि इसमें आयरन माइंस थी, और इन आयरन माइंस से टूल्स बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं जो सेना में काम आते हैं। और टूल्स क्या होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके ट्रेडिंग वगैरह की, तो वो उसमें काम आते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, कोई भी कुछ बनाना होता है। ठीक है। तो ये आयरन माइंस के होने की वजह से भी जो है ये पावरफुल बनता है। और उसके बाद बताया गया है कि जैसे प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज टूल्स एंड वेपन्स, उसके बाद बताया गया है कि जैसे फॉरेस्ट इसके पास था, क्योंकि ये रिवर के पास लोकेटेड था। ठीक है। गंगा रिवर के पास लोकेटेड था, तो इसकी वजह से इसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज थी, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। रिवर के पास होने से ही इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती थी, कि बाहर के देशों में इसमें एक्सपोर्ट करवाया जाता था, कोई भी माल होता था, एक्स्ट्रा सरप्लस होता था, जैसे मैंने अभी ग्रेन्स बताया है, तो ये भी इसका रीजन बन सकता है। फॉरेस्ट के पास होने से, ठीक है, मैंने क्या कहा, जंगलों के पास होने से, जंगलों में हाथी पाए जाते थे, एलिफेंट्स पाए जाते थे, जो वो एलिफेंट्स होते थे वो आर्मी में काम आते थे। तो कहने का मतलब इतने सारे रीजन थे, और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा रीजन था राजाओं का एम्बिशियस होना। ठीक है। राजाओं का एम्बिशियस होने का मतलब है कि राजा को हमेशा ये जो है वो अंदर से लगता रहता था, सोचता रहता था कि यार किस तरह से मैं अपने राज्य को बड़ा करूं, अपने एम्पायर को बड़ा करूं। और बड़ा करने के लिए, अपने एम्पायर को या अपने लैंड एक्सपेंशन करने के लिए वो दूसरे राज्यों पर अटैक करता था। तो दूसरे राज्यों को अटैक करने पर उसने जो अपने राज्य में मिला लिया, तो उसके सारे रिसोर्सेज अब वो यूज करेगा, चाहे वो आयरन माइंस थी, चाहे वो और भी कुछ था, XYZ कुछ भी था, तो वो सारा का सारा उस पर आ गया। इस तरीके से उसके बार बार जो है वो पावरफुल होने के रीजन इसके इस तरह से बताए गए हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ मगधपुर, या फिर मगध के राइज होने के या फिर उसके पावरफुल होने के क्या रीजंस थे, वो सारी चीजें आपको बतानी है, पॉइंट्स के अंदर बता देना। ठीक है। उसके बाद इनिशियली, अब इसमें कैपिटल क्या थी, तो मगध की जो पहली कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल थी, उसका नाम था राजगृह। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र हो जाता है, जब इसको ट्रांसफर कर दिया था 4th सेंचुरी में। यानी कि मगध की 2 कैपिटल थी। फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, राजगृह थी, और सेकंड कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जिसको आज के टाइम में पटना के नाम से जानते हैं। पटना कब ट्रांसफर किया गया, तो ये 4th सेंचुरी में राजगृह से पटना ट्रांसफर किया गया था। कब, 4th सेंचुरी में। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है?
चलिए, तो ये है हमारा, तो फर्स्ट जो हमारा द अर्ली स्टेट था वो आज कंप्लीट हो गया है। तो इसे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, तो जरूर जरूर से देखिएगा, हर टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। अगर आपका भी सपना है CUET प्लस बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सब में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ, सब में मतलब मैं टॉप करूँ क्लास में, ठीक है, और साथ में अपनी क्लास में बोर्ड एग्जाम में टॉप करूँ, साथ में CUET में भी टॉप करूँ, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये है आपका कौन सा, समर्थ बैच है। ये आप अगर इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो इसके लिए भी कोर्स है अड्डा 24/7 की तरफ से। कोई भी किसी भी कोर्स को आप परचेज करते हो तो कूपन कोड लगाना मत भूलेगा Y489, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें आपको CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम, ठीक है, प्लस बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इसमें दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, बोर्ड एग्जाम, क्लियर। तो अभी से जब जल्दी स्टार्ट कर दोगे, चीजों को जल्दी स्टार्ट करोगे, तो एक रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और दोनों एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, ठीक है, तो आप भी देर मत कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैडम अभी मैं CUET की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि इस बार CUET मई में होने के चांसेस हैं 2024 में, अप्रैल तक तो आपके, मार्च अप्रैल तक तो आपके 12th के एग्जाम ही चलते हैं, तो बच्चे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने CUET की तैयारी बाद में कर सको। इसलिए चीजों को पहले ही अपना स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है। GT इंग्लिश में टाइम लगता है, GT में क्वांट रीजनिंग समझ में टाइम लगता है, तो वो सारी चीजें अभी से इनिशिएट करोगे तो तभी जाकर वो क्लियर होंगी और बाद में हम बहुत अच्छी रिवीजन करके लेकर जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो सिर्फ क्लास 12th की ही जो है अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो अपने राइजिंग बैच में। तो ये क्लास 12th का है और ये आपके CUET का है, क्लियर है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलने वाला है। और सारी चीजें कहां पर मिलेगी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो आप लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।